हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र को बहुत ही डिटेल में और डायग्राम के साथ समझेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि ओवरी यानी कि अंडाशय क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, वेजाइना यानी कि योनि का काम क्या होता है, क्लिटोरस क्या होता है और हाइमेन क्या होता है, हाइमेन कब ब्रेक होती है। तो इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और एंड तक देखना। तो आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र में, चाहे वो नर प्रजनन तंत्र हो चाहे मादा प्रजनन तंत्र हो, दोनों में ही एक एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या क्या होते हैं? मॉन्स प्यूबिस होते हैं, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है और हाइमेन होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऊपर का पोर्शन होता है, जो कि कुशनी थोड़ा फैटी मोटा होता है, और यहाँ पे कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो भी मादा होती है, तो मादा के ऊपर का जो मोटा मोटा सा एक फैटी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर होता है जो ओट की जैसी संरचना होती है। इसके नीचे ही प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा, जो कि एक छोटे होठ के नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होती है हाइमेन। तो इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं। इंटरनल ऑर्गन में आ जाते हैं आपके वेजाइना, जिसे हिंदी में योनि कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं, ओवरी, जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं, और यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेंगे, यानी कि बाह्य जनन संरचना। तो देखिए, महिला प्रजनन प्रणाली के बाह्य भागों में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है, यह एक फैटी ऊतकों की संरचना होती है, जहाँ पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक फैटी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मॉन्स प्यूबिस होता है। इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लेबिया मेजोरा है, ये, ठीक है, ये एक होंठ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक फैटी टिश्यू से बना होता है, जो योनि यानी कि वेजाइना की ओपनिंग के चारों तरफ मौजूद होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो वेजाइना होती है, ठीक है, वेजाइना के चारों तरफ ये लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है। इसके बाद यह अन्य बाहरी प्रजनन अंगों की रक्षा करता है और उन्हें घेरता है। ये जो लेबिया मेजोरा होता है, ये अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कवर करके रखता है और उनकी रक्षा करता है। लेबिया मेजोरा नर अंडकोश के अनुरूप होता है, यानी कि जो नर जनन तंत्र में स्क्रोटम, जिसे अंडकोश कहते हैं, तो ये लेबिया मेजोरा उस अंडकोश के ही जैसे होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी लेबिया मेजोरा के जैसे ही फैटी टिश्यू की फोल्डिंग से बनी होती है, जो कि एक छोटे होंठ के जैसे संरचना होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लेबिया मेजोरा के ही नीचे लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है। ये जो है, ये लेबिया माइनोरा है, जो कि एक छोटे होंठ के जैसी संरचना बनाती है। इसके बाद आती है हाइमेन। हाइमेन जो होती है, हाइमेन एक म्यूकोशल ऊतक की एक पतली झिल्ली होती है, जो योनि यानी कि वेजाइना की ओपनिंग को आंशिक रूप से कवर करती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना की ओपनिंग पे एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं हाइमेन। देखिए, हाइमेन को लेकर बहुत से लोगों में अलग अलग धारणाएं होती हैं। कि बहुत से लोगों का मानना होता है कि जिन लड़कियों में हाइमेन ब्रेक हो जाती है,
तो वो वर्जिन नहीं रहती हैं। यानी कि उनका मानना होता है कि जो हाइमेन होती है ये किसी भी लड़की के वर्जिन होने का साइन है। यानी कि अगर लड़की में हाइमेन प्रेजेंट है जो कि एक झिल्ली होती है, अगर ये लड़की में प्रेजेंट है तो वो वर्जिन होती है। यानी कि उसने कभी किसी से इंटरकोर्स नहीं किया होता, यानी उसका किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं होता है। यहीं अगर हाइमेन ब्रेक हो जाती है तो लोगों की धारणाएं होती हैं कि उस लड़की ने किसी न किसी से फिजिकल रिलेशन बनाया है और उसकी हाइमेन ब्रेक हो चुकी है, यानी कि अब वो वर्जिन नहीं होगी। तो ऐसी धारणाएं हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो हाइमेन होती है ये किसी भी वर्जिनिटी का साइन नहीं होता है। हाइमेन एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये झिल्ली किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या घुड़सवारी या साइकिलिंग या फिर दौड़ या किसी भी एक्टिविटी के दौरान टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि हाइमेन एक वर्जिनिटी का साइन है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। देखिए आगे, मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेबिया माइनोरा के ऊपरी जंक्शन पर मौजूद छोटी उंगली जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लिटोरस कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, इनके ऊपर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लिटोरस। ये जो स्ट्रक्चर होता है एक छोटा सा उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा तो उसे हम कहते हैं क्लिटोरस, ठीक है। और यही डायग्राम में ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। ये मतलब कि जो फीमेल होती है वो यूरिन यहीं से पास आउट करती है, जो भी यूरिन होती है वो यहीं से निकलती है। ऊपर क्या होता है, ये क्लिटोरस होता है, और ये हाइमेन है जो कि एक पतली सी झिल्ली होती है, और ये वेजाइना होती है, ठीक है। यहीं से ही जो इंटरकोर्स होता है यानी कि जो इंसेमिनेशन होता है तो वो इसी वेजाइना के द्वारा ही होता है। अब आइए देखते हैं आगे। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद अब हम समझेंगे इसके आंतरिक जनन संरचना को, यानी कि जो महिला प्रजनन तंत्र का जो आंतरिक संरचना होती है उसको हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले वेजाइना यानी कि योनि के बारे में समझेंगे। यह एक कैनाल या पेशी ट्यूब होता है जो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा को इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स को शरीर के बाहरी हिस्से से जोड़ती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वेजाइना है यानी कि योनि, और ये जो वेजाइना है ये सर्विक्स को इसके बाकी के पार्ट से जोड़ती है, ठीक है। और ये जो योनि यानी कि वेजाइना, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यह म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स द्वारा बनती है। यानी कि ये जो वेजाइना होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेजाइना में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद वेजाइनल लाइनिंग में कई सिलवटें या फिर रुगे और इसमें कुछ मांसपेशियों की परतें होती हैं। यानी कि ये जो योनि होती है इसमें कुछ परतें होती हैं, यानी कि वेजाइनल लाइनिंग सी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि योनि का माध्यम जो होता है ये अम्लीय होता है। यानी कि जो महिला होती है, महिला की ये जो वेजाइना होती है ये कैसी होती है, ये एसिडिक होती है। यानी कि इसका जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, इसका जो पीएच होगा वो 4.5 होता है। अब देखो ये एसिडिक क्यों होती है, तो ये एसिडिक इसलिए होती है कि जिससे कि जो महिला की वेजाइना है ये कीटाणुओं से इससे संक्रमण ना हो पाए, ये बैक्टीरिया से उसकी वेजाइना को बचाते हैं। अगर दूसरी बात ये कि जब इंटरकोर्स होता है तो जब वेजाइना में सीमेन एंटर करता है तो क्या होता है कि इसका जो मान होता है वो एसिडिक होता है, भाई पीएच जो होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक होने के कारण बहुत सारे स्पर्म जो इसमें एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं, ठीक है।
तो स्पर्म के लिए भी ये क्या है, एसिडिक का काम करता है और ये वेजाइना की प्रोटेक्शन भी करता है। तो इसलिए जो योनि होती है उसका जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, जिससे कि जो महिला की योनि है उसमें कोई संक्रमण ना हो पाए, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ना एंटर कर पाए। अगर वो एंटर करते भी हैं तो इस एसिडिक होने के कारण, इसके एसिडिक होने के कारण वो वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ वेजाइना, यानी कि ये जो योनि है, योनि का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि जो मासिक धर्म के मेंस्ट्रुअल फ्लो के डिस्चार्ज को निकालती है। यानी कि जो महिलाओं में, गर्ल्स में जो हर महीने का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसे मासिक धर्म बोलते हैं, तो वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो वो इसी वेजाइना के ही द्वारा बाहर आता है। ठीक है, ये जो वेजाइना है इसी के ही द्वारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि यह फीमेल का क्वाइटस का एक अंग होता है। यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो इंसेमिनेशन होता है, यानी कि जो पेनिस होता है, वो इसी वेजाइना के द्वारा एंटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि यह गर्भाशय से भ्रूण के बाहर आने का मार्ग होता है, तो इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अब देखिए, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और जब पेनिस एंटर करेगा और स्पर्म जाएगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एक एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो से एक भ्रूण का निर्माण होता है और इस भ्रूण का निर्माण कहाँ पे होगा, यूट्रस में होगा। ठीक है, अब यानी कि महिला के गर्भाशय में होगा। अब ये जो एम्ब्रियो, यानी कि अब जो एक मैच्योर हो गया है, बेबी बन गया है, तो ये जो भ्रूण होता है ये इसी वेजाइना के द्वारा ही बाहर आता है। ठीक है, तो इसलिए वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है फैलोपियन ट्यूब। देखिए, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये वेजाइना है और ये फैलोपियन ट्यूब है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये जोड़े में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि पेयर में पाई जाती हैं। देखिए, यह एक जोड़े नुमा संरचना होती है जिसके चारों तरफ सिलिएटेड एपिथेलियम की एक लेयर होती है। मतलब कि ये जो है, ये आपको एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब होती है और ये जोड़े में पाई जाती हैं, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं और जिसके चारों तरफ सिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर होती है। यह एक सक्रिय ट्यूब होती है जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है। यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सक्रिय सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस से इसके ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। देखिए, ये जुड़ा है। ठीक है, ये ऊपरी भाग से इससे जुड़ा है। ठीक, तो ये फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब एग सेल के लिए एक सुरंग के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो एग होता है, ठीक है, जो एग होता है ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये इस एग के लिए एक सुरंग के जैसा काम करता है। यानी कि जब एग बनता है, ओवरी में एग बना और ये एग जो है ये यहाँ फिम्बरी से होते हुए फिर ये यहाँ पहुँचता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जब स्पर्म पहुँचता है तो ये वेजाइना से होते हुए फिर ये सर्विक्स से होते हुए पहुंचता है और जो एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होगी, वो इसी फैलोपियन ट्यूब में होती है जिसे हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं। इसके बाद अब ओवरी। देखिए, जो ओवरी होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि जो ओवरी होती है ये एग का निर्माण करती हैं। जो अंडा बनेगा, ठीक है, तो वो कौन बनाता है, वो यही ओवरी बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए, अंडाशय प्राथमिक फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमीट यानी कि एग या फिर डिंब तथा हार्मोन का उत्पादन करते हैं। देखो, जो ओवरी होती है ये भी जोड़े में पाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है जो कि जोड़े में पाई जा रही, दोनों ही साइड ओवरी पाई जाती हैं। ठीक है,
और ये एग बनाती हैं और साथ ही ये कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। अब देखो, कोई भी जो फीमेल होती है, कोई भी महिला होती है, तो उसमें महिला के जैसे ही गुण कैसे होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन के कारण होते हैं। तो ये हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये एस्ट्रोजन। तो इन्हीं हार्मोन के ही कारण क्या होता है कि कोई भी जो लड़की होती, कोई भी महिला होती, तो उसमें जो ये गुण होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के ही कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो, यह एक युग्मित संरचना होती है जो कि बादाम के आकार की होती है। ठीक है, आपको बताया मैंने कि ये कैसी जोड़ेनुमा संरचना होती है और जो कि एक बादाम के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेसोवेरियम द्वारा पेट की दीवार से जुड़ा हुआ होता है। ये देखो, मेसोवेरियम से ये जो महिला होती है उसके पेट से ये जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये मेसोवेरियम है। प्रत्येक अंडाशय पतली एपिथीलियम द्वारा कवर होता है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को घेरता है, जिसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज कि ये जो ओवरी होती हैं, तो ये किसी भी महिला में जो अंडा बनता है तो वो महीने में सिर्फ एक ही एग का प्रोडक्शन होता है, यानी कि महिला में सिर्फ महीने में सिर्फ एक ही एग बनता है। अब दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो ओवरी होती हैं, दोनों ओवरी में से सिर्फ एक ओवरी ही एग बनाती है, यानी कि अगर इस महीने इस ओवरी ने बनाया है तो दूसरे महीने ये वाली ओवरी बनाएगी। ठीक है, मतलब कि ये आप नहीं कह सकते कि दोनों ओवरी एक साथ अंडे बनाएंगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि महिला में जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होती है, तो उसमें महीने में सिर्फ एक ही ओवरी से सिर्फ एक ही एग बनता है। ठीक है, एक ओवरी से सिर्फ एक एग बनेगा। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ओवरी से बनेगा। ठीक है, क्योंकि भाई महीने में एक ही एग तो बनता है, तो एक एग बनेगा, वो भी सिर्फ एक ही अंडाशय में बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली होती है। अब देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है। ये भाई ओवरी है, अब ये ओवरी से लेके ये गर्भाशय तक फैली होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अंडाशय के करीब का हिस्सा एक फनल के आकार की संरचना होती है जिसे इनफंडीबुलम कहते हैं। देखो, ये अंडाशय है, ठीक है, और इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है फनल के जैसा जिसे इनफंडीबुलम कहते हैं, और यहीं पे कुछ उंगली के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, ये क्या होती है, फिम्बरी होती है। देखो, जब ये ओवरी अंडा बनाती है तो ये जैसे ही इस ओवरी यानी कि अंडाशय ने अंडा बनाया, ये फिम्बरी तुरंत उसे पकड़ लेती है। इसने पकड़ के यहाँ पे इसे दे दिया किसको, ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है और यहाँ से धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। ये अंडा जहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इधर ही धीरे से स्पर्म भी आने लगता है। ठीक है, स्पर्म आता है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट बनता है। तो इनके फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनता है। ठीक है, और ये जाइगोट फिर जब जाइगोट बन जाता है उसके 7वें दिन बाद ये जाके महिला के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है, यानी कि तब हम बोलते हैं कि उसमें गर्भ धारण हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोसेस ऐसे होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय का आकार उल्टे नाशपाती की तरह की संरचना होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो नाशपाती होती है, नाशपाती को अगर आप उल्टा करेंगे तो उसी के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है गर्भाशय यानी कि यूट्रस का। यह एक मोटी दीवार के साथ एक खोखला पेशी अंग होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि मोटी दीवार के साथ एक खोखला पेशी अंग बनाती हैं। ठीक, यूट्रस जो होता है ये पैल्विक कैविटी यानी कि श्रोणि गुहा में मलाशय यानी रेक्टम और मूत्राशय के बीच में स्थित होता है। देखो, जो गर्भाशय होता है वो रेक्टम और यूरिथ्रा इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा रेक्टम है। ठीक है, ये रेक्टम है और ये है यूरिथ्रा। ठीक, तो यूरिथ्रा और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है यूट्रस। ठीक है, यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है यूट्रस। इसके बाद देखिए,
गर्भाशय एक संकीर्ण गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि यानी कि वैजाइना में घुलता है। देखो जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, आप डायग्राम में देखिए कि ये यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस जो है ये एक सर्विक्स जिसे गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, इस सर्विक्स के द्वारा ये वैजाइना में खुलता है, ठीक है। ये यूट्रस है, गर्भाशय है और ये इसके बाद एक लंबी सी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स है और सर्विक्स के माध्यम से फिर ये आगे कहाँ खुलता है, वैजाइना यानी कि योनि में खुलता है, ठीक है। और ये जो सर्विक्स और वैजाइना होती है ये दोनों मिल के ही बनाती है बर्थ कैनाल, ठीक है। जो बर्थ कैनाल होती है और इसी से ही जो बच्चा होता है वो बाहर आता है, यानी कि जो वैजाइना होती है, वैजाइना से ही कोई भी जो बच्चा होता है वो बाहर आता है, ठीक है। ये वैजाइना है तो यहाँ से ही बेबी बाहर आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय की दीवार में 3 परतें होती हैं, ठीक है। जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसमें 3 टिश्यू की लेयर होती हैं। तो पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है सबसे बाहरी झिल्ली होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस है और इसकी जो बाहरी लेयर है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसके बाद जो बीच की लेयर होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। ये बीच की लेयर है, जबकि जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये जो है ये सबसे इंटरनल लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक। अब देखो जो मायोमेट्रियम होती है ये चिकनी और मांसपेशियों की मध्य मोटी परत होती है जो बच्चे के प्रसव के दौरान संकुचन प्रदर्शित करती है, यानी कि जब बच्चा होता है प्रसव के समय, जबकि बच्चे की डिलीवरी होती है तब प्रसव के दौरान क्या होता है, ये जो मायोमेट्रियम लेयर होती है इसमें संकुचन होने लगता है। संकुचन होने के कारण ये लेयर जो होती है फैल जाती है। ये जब फैल जाती है तो जो बेबी होता है वो आसानी से आगे आ जाता है, ठीक है। अब देखो तीसरी लेयर होती है एंडोमेट्रियम जो कि सबसे भीतरी परत होती है और ये जो परत होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। देखो ये गर्भाशय की दीवार को रेखाबद्ध करती है और मासिक धर्म के दौरान इसमें कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अब देखो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये पीरियड होने में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीरियड कैसे होता है। देखिए जो पीरियड्स होते हैं किसी भी महिला में या लड़की में, जो हर महीने का जो मासिक चक्र होता है, तो उस पीरियड्स के होने के लिए ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए आखिर होता क्या है कि आखिर क्यों लड़कियों में पीरियड्स होते हैं, तो रीज़न इसका ये है कि ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये हर महीने अपने आप को तैयार करती है कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब कि जैसे अगर स्पर्म आता है और इस एग से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता है, ठीक है, स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये ब्रेक होने लगती है। ब्रेक होने लगती है जिसके कारण पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो लेयर होती है जब टूटती है तो जिसके कारण जो ब्लड आता है महिलाओं में पीरियड्स के दौरान, तो इस एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने के ही कारण होता है। ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ब्रेक होने लगती है जिसके कारण जब महिला में पीरियड्स होते हैं वो ब्लड के रूप में बाहर आने लगता है, ठीक है। एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, अब अगर महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ये जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि गर्भधारण हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है ये टूटेगी नहीं। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, स्पर्म नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस केस में ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ये ब्रेक हो जाती है जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि पीरियड्स लड़कियों में स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।